रतन नवल टाटा, जिसको दुनिया रतन टाटा के नाम से आज जानती है, जिसका 9 अक्टूबर 2024 को बम्बई में निधन हो गया। उसकी उम्र 86 साल का था और 86 साल के उम्र में उन्होंने अपने ज़िंदगी के आखिरी सांस 9 अक्टूबर 2024 को ब्रिच कैंडी अस्पताल मुंबई में रात के 11 बजे लिया और उसकी निधन हो गया। रतन टाटा दोस्तों अपने जीवन काल में टाटा ग्रुप से जुड़े कई बड़े फैसले लिए और टाटा कंपनी को आज दुनिया के बुलंदियों तक, ऊंचाइयों तक पहुंचाया। टाटा कंपनी आज दुनिया के 140 देश में कार्यरत है और वो लोगों की सेवा प्रदान करता है, लोगों के ज़रूरतों को पूरा करता है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो किसी सामान हो या कोई ज़रूरत की चीज़ हो। आपको मालूम है कि टाटा कंपनी जो है ये इंसान के ज़रूरत के छोटे से छोटे चीज़ों से लेकर के बड़े से बड़े चीज़ों तक को पूरा करता है, उनको बनाता है, प्रोड्यूस करता है और उसको लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। चाहे वो नमक हो, चाहे आटा हो, चावल हो, चाहे मसाला हो, कॉफ़ी हो, चाय हो, बिजली हो, चाहे ऑटोमोबाइल में कार हो, बस हो, ट्रक हो, रेलवे में रेल का इंजन हो, हवाई जहाज़ में एयर इंडिया हो, हर ज़रूरत के चीज़ों को पूरा करता है टाटा कंपनी। तो बहुत बड़ा विरासत है और इसका मालिक था रतन टाटा, चेयरमैन था और उनका जो है अब निधन हो गया है। रतन टाटा ने अपने ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें उठाई। बचपन से उसका ज़िंदगी इतना अच्छा नहीं गया और जब वो बड़े हुए तो उन्होंने 4 बार प्यार में धोखा खाए और उसके बाद वो कभी शादी नहीं किया। उसकी कोई औलाद नहीं है, उसका कोई वारिस नहीं है और वो आज दुनिया से इतने बड़ी संपत्ति को छोड़ करके गया है। तो कौन होगा उसके इस संपत्ति का मालिक और किसको वो दे करके गया है इसका जिम्मेदारी? ये तमाम चीज़ दोस्तों जानेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आने वाले कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग रतन टाटा के ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, उसके ज़िंदगी को कहां से शुरू हुई और कैसे यहां तक पहुंचा, कौन थे रतन टाटा। दोस्तों इसको जानने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, पहले तो टाटा कंपनी को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों टाटा कंपनी जो है इसकी स्थापना 1868 में जमशेदजी टाटा ने किया था और उनके 2 बेटे थे, दोराब जी टाटा और रतन जी टाटा। दोनों बेटों का शादी तो हुआ लेकिन उसका कोई औलाद नहीं था। दोराब जी टाटा ने अपने पिताजी के नक्शे कदम चलते हुए कंपनी को विस्तार दिया और उन्होंने स्टील प्लांट लगाया जमशेदपुर में और अपने पिताजी का सपना, उनके पिताजी ने जो सपना देखा था उसको साकार किया और कंपनी को बुलंदियों तक लेकर के गया। और उस समय अंग्रेज़ों का हुकूमत चल रहा था इंडिया में, उसके बावजूद उन्होंने अपने कंपनी को इतने बड़े कंपनी बनाने में कामयाब हुआ। उसके निधन के बाद उनका भाई रतन जी टाटा ने कंपनी को संभाला और वो कंपनी को विस्तार दिया और उन्होंने भी अपनी कंपनी को काफ़ी ऊंचाइयों तक लेकर के गया। दोनों भाई को कोई भी औलाद नहीं था तो आगे का वारिस कोई नहीं था। रतन जी टाटा के दूर के चचेरे भाई लोग थे, वो लोग उनके वारिस बनने के कगार पे थे। रतन टाटा जी के जो बीवी थी नवाज बाई, उसने जो है एक लड़के को गोद लिया, उसके वारिस बना और फिर जाकर के वो कंपनी का मालिक बना। तो कौन था वो लड़का? तो वो लड़का था नवल टाटा, रतन टाटा के पिताजी, फादर। तो नवल टाटा कौन थे? तो इसको भी समझना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि नवल टाटा को तो नवाज बाई ने गोद लिया था, तब ये टाटा ग्रुप से जुड़ा और टाटा कंपनी के मालिक तक का सफ़र किया। तो नवल टाटा दोस्तों ये भी पारसी था और जमशेद जी टाटा वो भी पारसी समुदाय से थे।
तो नवल टाटा जो है ये हरमोस टाटा के घर जन्म लिया था और वो जो है मुंबई में एक छोटा सा परिवार था, पारसी परिवार था। और नवल टाटा का जो पिता हरमोस टाटा थे वो अहमदाबाद के एक कपड़ा मिल में सुपरवाइज़र का काम कर रहा था। 30 दिसंबर 1904 में नवल टाटा का जन्म हुआ और उसके 4 साल के बाद उनके पिताजी का किसी बीमारी के कारण निधन हो गया। उसके परिवार बिल्कुल गरीबी में चला गया। तो नवल टाटा के जो माताजी थे रत्नाबाई, वो अपने बेटा रतन को लेकर के गुजरात के नवसारी पहुंच गई अपने रिश्तेदार के वहाँ, और वहाँ पर जाकर के वो एक कढ़ाई के कारखाने में जाकर के काम लगाई और वहाँ पे काम करने लगी, अपने परिवार का भरण पोषण करना शुरू किया। लेकिन रत्नाबाई चाहती थी कि मेरा लड़का अच्छे स्कूल में पढ़े, उनको अच्छी शिक्षा मिले और वो अपने भविष्य को एक बेहतर आकार दे। लेकिन उसका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से वो उसको पढ़ाने में सक्षम नहीं थी। उसके बाद जो है वहाँ पर एक पारसी जो उनके ही समुदाय के लोग थे, उन्होंने उसको मशवरा दिया कि यहाँ पे पास में पारसी एक अनाथालय है, वहाँ पर इनको ले जाके छोड़ दो, वो अच्छे से वहाँ पे खाना पीना भी मिलेगा और बेहतर शिक्षा भी मिलेगा और भविष्य इसका बढ़िया बन जाएगा। रत्नाबाई इस बात को स्वीकार करके अपने बेटे को ले जाके उस अनाथ आश्रम में छोड़ देती है। और वो अनाथ आश्रम का जो फाउंडर था वो रतन जी टाटा ही थे। तो रतन जी टाटा के ही ट्रस्ट में से वो अनाथ आश्रम चल रहा था। तो एक दिन रतन जी टाटा के बीवी नवाजबाई नवसारी का दौरा करती है और जब वो अनाथालय में जाती है तो उस समय नवल टाटा का उम्र 13 साल का था और 13 साल के उस बच्चे पे नवाजबाई की नज़र पड़ती है। नवाजबाई को वो लड़का पसंद आ जाता है और उसके बाद नवाजबाई उसको गोद ले लेती है और उसको लेकर के बम्बई चली जाती है। और यहाँ से नवल टाटा का ज़िंदगी जो है वो बदलना शुरू हो जाता है और आने वाले भविष्य में वो टाटा कंपनी का मालिक बनता है। उसके बाद नवाजबाई को टाटा कंपनी के वारिस भी मिल जाता है और वो जो है नवल टाटा को पढ़ा लिखा करके अच्छी शिक्षा दे करके उसको कंपनी से जुड़ने का वो सलाह देती है और वो कंपनी से जुड़ जाता है। उस समय जो कंपनी का चेयरमैन था वो था रतन दादाभाई टाटा। उससे जुड़ने के बाद कंपनी में काफ़ी काम किया और काम करते करते उच्च पद पे बैठा और वो जो है चेयरमैन पर बना। कंपनी का जो मेन हेड था वो था रतन दादाभाई टाटा के बेटा JRD, जहांगीर रतन दादाभाई टाटा। तो JRD के नेतृत्व में और नवल टाटा के नेतृत्व में जो है कंपनी काफ़ी बुलंदियों तक गया और उन्होंने ही JRD ने ही एयर इंडिया का स्थापना किया था, जो बाद में टाटा एयरलाइंस था लेकिन बाद में एयर इंडिया बना। उसके बाद नवल टाटा जो है 1935 में शादी किया। उनका 2 शादी हुआ। पहला शादी जो है वो सुनी टाटा से किया जिसमें उसके 2 बच्चे हुए, रतन टाटा और जिमी टाटा। 10 साल करीब ये रिश्ता चला, बहुत उथल पुथल रहा और नवल टाटा और सुनी टाटा के बीच काफ़ी मतभेद और काफ़ी खींचतान की वजह से 1940 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक होने के बाद जो है सुनी टाटा भी अपने बच्चे को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। नवल टाटा भी बिजनेस में व्यस्त होने की वजह से अपने बच्चे से किनारा काटने लगा था। रतन टाटा और जिम्मी टाटा की जिम्मेदारी जो है उनकी दादी नवाजबाई उठाई और उन्होंने इसका पालन पोषण शुरू किया और उनको अच्छे स्कूल में दाखला दिलाया और पढ़ाई लिखाई उसका किया। नवल टाटा जो है तब तक कंपनी से जुड़े रहे और काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। 15 साल के बाद 1955 में एक बार फिर एक फ्रांसीसी लेडी
सिमोन डोनायर से वो शादी कर लेता है, दूसरी शादी, और उसमें उनके बच्चे होते हैं नोएल टाटा। अपने नाम से जुड़े हुए नाम रख देता है अपने लड़के का, दूसरी औरत से जो होता है। सिमोन डोनायर जो है वो फ्रांसीसी नागरिक थी, भारत के यात्रा पे आई थी टूरिस्ट के तौर पे घूमने के लिए, और तभी जो है नवल टाटा से उनकी मुलाकात हो जाती है, और नवल टाटा से वो 25 साल छोटी रहती है। 1955 में जिस समय नवल टाटा से सिमोन शादी की थी, उस समय उनकी उम्र महज 25 साल थी। नवल टाटा से शादी होने के बाद वो भारत में ही बस जाती है और यहीं पे वो उनके साथ जीवन बिताती है। एक लंबी बीमारी के कारण 1989 में नवल टाटा का निधन हो जाता है। अब रतन टाटा के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो रतन टाटा जब 10 साल का था तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया, और रतन टाटा का जो जन्म था वो 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था, नवल टाटा के घर। पढ़ाई लिखाई करते करते वो जो है जब बड़े हुए, 16-17 साल के हुए, तो उनकी दादी जो है इनको विदेश भेजना चाहती थी पढ़ने के लिए। तो नवल टाटा चाहते थे कि रतन टाटा लंदन जाए पढ़ने के लिए, और रतन टाटा चाहते थे कि मैं अमेरिका जाऊं पढ़ने के लिए। रतन टाटा और वो अमेरिका पहुंच जाता है। अमेरिका में 7 साल रहता है, और वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगता है और 2 साल वहाँ काम करता है, और वहीं से उसकी ज़िंदगी के बहुत सुनहरे दौर शुरू हो जाता है। उनको एक लड़की से प्यार होता है और वो लड़की से शादी भी करना चाहता है रतन टाटा, लेकिन तभी 1962 में उनको उनके दादी का फ़ोन जाता है कि तुम वापस आओ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। और वो अपनी दादी के तबीयत का नाम सुन कर के वो वापस आता है इंडिया, और तभी अपने गर्लफ्रेंड के घर वाले से बात करता है। वो कहता है कि मैं इससे शादी करूंगा और इसको लेकर के भारत जाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उस समय इंडिया और चाइना का वॉर चल रहा था, जंग चल रहा था, और जिसके वजह से उस लड़की के घर वाले रजामंदी नहीं हुए और वो शादी से इनकार कर दिए, और लड़की भी आने से इनकार कर दी। और वहाँ पे रतन टाटा को पहला ब्रेकअप हुआ और पहला धोखा मिला, और वो अकेला वापस भारत आया। भारत आने के बाद अपने दादी का देखरेख करने लगा, और महज 2 साल के बाद ही 1963 में नवाज़बाई का निधन हो जाता है, और उसके बाद रतन टाटा पूरी तरह से टाटा ग्रुप की कंपनी से जुड़ जाता है, और उसमें जो है काफ़ी कंपनी का जो है कामकाज करने लगता है। यहाँ पर उसको कई लड़की से प्यार होता है, कई लोग लड़की से अफेयर चलता है, लेकिन हर किसी से उनका रिश्ता कुछ ही दिनों बाद टूट जाता है। बॉम्बे के अंदर जो सबसे ज़्यादा दिन और सबसे प्रसिद्ध रिश्ता चला वो बॉलीवुड की एक मशहूर एक्ट्रेस थी सिमी गरेवाल, जिससे उनका शादी होते होते अंत में उससे भी रिश्ता टूट जाता है, और उसके बाद वो डिसाइड कर लेता है कि अब मैं कभी शादी ही नहीं करूँगा। और उसके बाद रतन टाटा कभी शादी नहीं किया, उसका कोई औलाद नहीं, कोई बच्चा नहीं। उन्होंने अपने सौतेले भाई नोएल टाटा के बच्चे भतीजे भतीजी से वो लगाव रखा, और आज जो है वही लोग इस कंपनी के आने वाले भविष्य बनने वाला है। 1991 में उस समय के टाटा ग्रुप के चेयरमैन JRD टाटा थे। उनका काफ़ी ख़राब तबीयत की वजह से वो अपने उत्तराधिकारी जो है रतन टाटा को चुन लेता है, और 1991 में रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन बन जाता है। 1991 से 2012 तक रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहता है, और उसके बाद 1992 में JRD का निधन हो जाता है कैंसर के वजह से, और 2012 में रतन टाटा अपने पद से इस्तीफ़ा दे देता है और साइरस मिस्त्री को चेयरमैन बनाता है। लेकिन एम्प्लॉय के आलोचना के वजह से और कंपनी के कई उच्च अधिकारी के आलोचना के वजह से उसको 2016 में पद से हटा देता है, और दोबारा फिर से रतन टाटा चेयरमैन बनता है। लेकिन
कुछ ही दिनों के बाद फरवरी 2017 में फिर इस्तीफ़ा दे देता है और वो एक सामान्य ज़िंदगी जीने लगता है। उनका उम्र काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और इस तरह से जो है रतन टाटा का ज़िंदगी काफ़ी सुनहरे दौर से गुजरता है। अपने कार्यकाल में 1991 से 2012 के बीच टाटा कंपनी को वो बुलंदी तक रतन टाटा पहुंचाते हैं कि आज दुनिया के 140 देश में उसकी कंपनी की गूंज सुनाई देती है और लोगों की सेवा प्रदान करती है, लोगों तक अपने सामान को, अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने का काम कर रहा है। आज दुनिया के टॉप स्टील कंपनी में से एक टाटा स्टील है, जो भारत के जमशेदपुर में उसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच है, नीदरलैंड में है, इंग्लैंड में है और भी कई देश में उसका स्टील का प्लांट है, जहाँ पर वो भरोसेमंद लोगों का प्रोडक्ट बनाता है और वो लोगों तक पहुँचाता है। तो इस तरह से जो है रतन टाटा को आज भारत के लोग कोहिनूर मानते हैं।